इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में हम सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की इस किसान वाणी का ये सफर। आज की इस किसान वाणी के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं मनीष गडकरी और मैं हूं रीता नामदेव। तो स्वीकार करें हम दोनों की राम राम। किसान भाइयों, जुलाई माह का पहला सप्ताह खत्म होने को है। ऐसे में हमारे खेतों में लगभग 90% बोनी हो चुकी है और हमारे किसान भाई जो सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो जुलाई का महीना सब्जियों की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। और वैसे भी मनीष भैया देखिए ना, सब्जियां ना केवल हमारे घरेलू उपयोग में काम आती हैं बल्कि किसान भाई इन्हें बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई इन दिनों भिंडी, लौकी, बैगन, मूली, पालक की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। और किसान भाइयों, अगर आप जुलाई माह में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। मिट्टी की जांच, मिट्टी की उर्वरता, पीएच का स्तर, जरूरत हो तो खाद, गोबर की खाद जरूर डालें। बीज की गुणवत्ता हमेशा प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और किसान भाइयों, जल निकासी मानसून में जल भराव की समस्या खेतों में हो सकती है, इसलिए खेत में अच्छी तरह से पानी की निकासी की आप व्यवस्था बनाएं। साथ ही कीट नियंत्रण, जैविक कीटनाशक उपयोग करें ताकि फसल सुरक्षित रहे और निकाई गुड़ाई समय समय पर करते रहें ताकि खेत में साफ सफाई रहे और खरपतवार न बढ़ पाए। रीता बहन, जो हमारे किसान भाई स्थानीय वैज्ञानिकों की सलाह अवश्य लें क्योंकि हर क्षेत्र की मिट्टी और मौसम अलग अलग होता है। स्थानीय कृषि केंद्रों से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है और सही समय पर बुवाई जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में जरूर करें ताकि मानसून का पूरा फायदा हमारी फसलों को मिल सके। और पानी के प्रबंध, बारिश के बावजूद अगर पानी की कमी हो तो ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करें। पानी खेतों में दिया जा सकता है। फसल चक्र में बार बार एक ही फसल ना बोए ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। किसान भाइयों, उम्मीद है आप इस जुलाई के अनुकूल मौसम का फायदा उठाते हुए सब्जियों की खेती अवश्य करेंगे। बिल्कुल। और किसान भाइयों, अब आपको इंतजार होगा कि हम आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि आज की बात में आज हम बात करेंगे सिंचाई उपकरणों पर देय अनुदान राशि की जानकारी पर। और किसान भाइयों, मेहमान क्रम भी होगा। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के पशु चिकित्सक एवं शल्यक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर जी, जिनसे बरसात के दिनों में पशुओं की देखभाल इस विषय पर चर्चा करेंगे मनीष गडकरी। और किसान भाइयों, इसके साथ ही होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश और होगा मनोरंजन सुंदर लोकगीतों से। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस देवी गीत के साथ जिसमें आवाज दी है उर्मिला पांडे जी ने। शरण गहे की राखो मोरी लाज बाएं गहे की। नंद राखी गऊंगे और ब्रज के राखी
गऊ चरावे गए ग्वाल, बन खा गई गऊ चरावे गए ग्वाल। शरण डरे पंडा मनोहर लाल, शरण गहे की हो शरण गहे की, राखो मोरी लाज बाएं गहे की। किन्ने राखी गऊ और किन्ने राखे ग्वाल, किन्ने राखी गऊ और किन्ने राखे ग्वाल। किन्ने राखे पंडा मनोहर लाल, शरण गहे की हो शरण गहे की, राखो मोरी लाज बाएं गहे की। नंद राखी गऊ और ब्रज के राखे ग्वाल, नंद राखी गऊ और ब्रज के राखे ग्वाल। देवी राखे पंडा मनोहर लाल, शरण गहे की हो शरण गहे की, राखो मोरी लाज बाएं गहे की। अब बच्चे के लिए इंतजार नहीं, निसंतान दंपतियों के लिए सुनहरा अवसर। आयुर्वेदिक परामर्श हेतु आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, निधि श्री क्लिनिक व पंचकर्म सेंटर, प्रोफेसर कॉलोनी, आदिवासी संग्रहालय के सामने, छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985। इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद किसान भाइयों आइए जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें आज हम बात करेंगे सिंचाई उपकरणों पर देय अनुदान राशि की जानकारी पर। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कृषि उपकरणों पर अनुदान प्रदान करती है ताकि किसानों को नई तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जा सके, जिससे सभी किसान भाई अपनी खेती को और बढ़ा सके और हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर बन सके। मध्य प्रदेश के किसान सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं के तहत किसान भाई स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, रेनगन और डीजल एवं विद्युत पंप जैसे सिंचाई उपकरणों की खरीदी पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई उपकरण अनुदान योजनाओं में पहली किसान भाइयों राज्य माइक्रो इरिगेशन योजना। इस योजना लघु अधिकतम 12,000, 40,000 और 15,000 का अनुदान दिया जाता है। किसान भाइयों, सिंचाई उपकरण अनुदान योजना का जो दूसरा प्रकार है वह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। किसान भाइयों, इस योजना के ड्रॉप और रंगीन खरीद तहत अनुदान प्रदान किया जाता है। अब सवाल आता है भैया कि किसान भाई आवेदन कहां और किस तरह से करें, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जाती है। बिल्कुल, और किसान भाइयों एक कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, जिसका eKYC करना अनिवार्य होता है। इसके लिए आधार की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, B1 फॉर्म, बिजली कनेक्शन का फॉर्म, कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा 20 दिन में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होता है। बिल्कुल, एक बार आपका मुक्त होने पर आगामी 6 माह तक आप आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। कृषकों को सामग्री पर अनुदान का लाभ इस स्थिति में प्राप्त होगा कि जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता की शर्तों को पूरी करते हों।
पात्रता की शर्तें विस्तार से पोर्टल पर देखी जा सकती हैं। किसान भाइयों, चाइनीज डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ साथ दया की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। एक बार डीलर का चयन होने के बाद डीलर को बार बार बदलना संभव नहीं होता है। डीलर को कृषक द्वारा यंत्र या सामग्री की राशि का भुगतान बैंक चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाता है। इसमें नगद राशि स्वीकार नहीं की जाती। बिल्कुल। डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री और अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक सत्यापन करने की पात्रता होती है। किसान भाइयों, कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की विस्तृत जानकारी कृषि अभियांत्रिकी विभाग के वेबसाइट पर विस्तार से उपलब्ध की जा सकती है। सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 0755493500 पर संपर्क कर सकते हैं। और रीता बहन, इसके साथ ही हमारी आज की बात को देते हैं हम विराम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि DSS एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि DSS में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि DSS में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि DSS फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का pH, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि DSS का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि DSS एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा।
कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि DSS सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि DSS सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों बहनों, पशुधन हमारी खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। बरसात के दिनों में फसल के साथ साथ हमारे पशुधन का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसी क्रम जिला छिंदवाड़ा के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के पशु चिकित्सक एवं शल्यक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर जी, जिनसे बरसात के दिनों में पशुओं की देखभाल इस विषय पर बातचीत की है मनीष गडकरी ने। तो आइए जुड़ते हैं मेहमान क्रम से। आज के मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं पशुपालन पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर सर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस चौपाल में। आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। राम राम किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इससे मनुष्य का जीवन तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही हमारे जानवरों का, गौवंश का भी जीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो हमारे किसान भाइयों के सामने या गौ पालकों के सामने यह बात आती है कि बरसात के समय में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। तो आज आपसे हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय में सबसे पहले चर्चा आवास पर। जी किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात शुरू हो चुकी है और सीधा सीधा जो हमारे पशुओं के आवास है उस पर उसका असर काफ़ी देखने को मिलता है। हम कहें पशुओं की स्वास्थ्य और उसके आवास दोनों ही एक दूसरे से मिले जुले हैं। अगर आवास अच्छा नहीं होगा तो पशुओं के स्वास्थ्य में इसका असर पड़ता है, और अगर पशु के स्वास्थ्य में इसका असर पड़े तो उनके उत्पादन जो दूध उत्पादन है उनमें भी इसका असर देखने को मिलता है। पशु अगर तनाव में रहेगा तो दूध बिल्कुल ही कम देगा जी। तो हमें ये कोशिश करनी है कि उसका आवास बिल्कुल सूखा रहे, है ना। और उसमें जैसे आप देखते हो कि पशुओं के आवास में अगर दरारें पड़ गई है तो उसमें क्या है, परजीवी उसमें शरण ले लेते हैं जी। तो उसको आप सूखे चूने से, पुट्टी से उसको भर सकते हैं। और कहीं भी आप देखें कि आवास में पानी ना गिरे, मतलब पशुशाला जो आपकी है उसमें पानी का रिसाव ना हो, जैसे छत ना टपकती हो, आसपास से बौछारें ना पड़ रही हो, गीला ना रहे, तो उसके लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। और आवास में सूखा चूना का छिड़काव कर सकते हैं और साथ ही उसकी मरम्मत करा के रखिए। इससे क्या होगा, जैसे सूखा रहेगा तो फिसलन भी कम होगी और पशुओं की दुर्घटना होने से भी बचेगी। साथ ही ऐसी ढलान रखना चाहिए फर्श में कि जिससे पानी अगर गिरे भी तो सफाई के वक्त वो निकल जाए। और इसमें आवास में एक चीज़ और ध्यान देने की, जैसे आप इस समय परजीवी जैसे मक्खी, मच्छर ये सब देखने को भी मिलते हैं, तो आप पशु आवास में जब समय मिले तो धुआं भी आप कर सकते हैं, जिससे नीम का धुआं पत्ती डाल के, तो जिससे परजीवी जो मच्छर है, मक्खी है, इससे दूर हो जाए। और पशु चिकित्सक की सलाह से आप आवास में बढ़िया दवाई का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे पोटास का पानी वगैरह ये जो होते हैं वो उसका भी छिड़काव, फिनाइल वगैरह का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे वो मक्खी ना लगे और साफ सुथरा रहे। तो ये सब ध्यान देंगे तो आपके पशु निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे। साथ में आप देखें कि कई बार पशु क्योंकि कई बार कच्चा रहता है तो आसपास से बौछारें पड़ने रहती है, तो तारपोल यानी जो अपनी जो बोरे की फट्टी वट्टी है वो साइड में लगा के, क्योंकि ठंड भी बढ़ने लगी है, शाम को जब बारिश होती है तो शाम का वक्त तापमान में गिर जाता है, तो जब आप बोरे लगाएंगे तो उससे हवा तो आती रहती रहेगी लेकिन ठंड से इनको बचाव मिल सकता है। डॉक्टर साहब, इस समय जो है पशुओं के आहार पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पशु इस मौसम में बाहर चरने भी निकलते हैं, तो इस विषय में आप क्या सलाह देंगे? जी किसान भाइयों, जैसे आप देखें कि बहुत ही मौसम हरा भरा हो गया है और हरा चारा देख के पशु की बिल्कुल खाने की इच्छा बढ़ जाती है। साथ में आप जो है हमेशा हरा हरा चारा देते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है कि इसमें अधिक पानी होता है और पोषक तत्व कम होते हैं जी। तो अधिक पानी हरे चारे में होने के कारण पशु जब भी मतलब उसको दस्त लगने की
जो है अधिक हरा चारा खाने से दस्त लगने की संभावना बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो आपको एक चीज ध्यान देनी कि धीरे धीरे हरे चारे की मात्रा बढ़ाइए और सूखा भूसा, सूखा चारा इसके साथ में मिलाइए। अब बात करें कैसे संतुलन बना सकते हैं, तो 60% जो है हरा चारा दीजिए और 40% उसमें सूखा चारा दीजिए। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि जो पोषक तत्वों की हमने बात की, उसमें खनिज लवण मिलाइए, थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर बाजार में उपलब्ध है, वो पशु चिकित्सक की सलाह से आप दे सकते हैं। हमारे किसान भाई खली और चूनी मिलाते हैं। खली चूनी, हाँ, जैसे हम बात करें कि गाय के लिए कितना लगेगा, तो खली चूनी के लिए आप 1 लीटर अगर मान लीजिए गाय दूध दे रही है तो आपको 300 ग्राम लेना है। और अगर जैसे भैंस जो सामान्य से ज्यादा है, मतलब उसके डाइजेशन से जो तो 3 देनी है, जैसे भैंस दूध दे रही है 1 लीटर तो उसको 400 ग्राम देना चाहिए। ऐसे खली यानी संतुलित आहार जो बोलते हैं वो मिलता है, कंसंट्रेट जिसको हम हमारी वैज्ञानिक भाषा में मिलते हैं, तो बाजार में उपलब्ध है। सुदाना की बजाय बनाए पैलेट्स भी मिलते हैं, तो वो आप बना सकते हैं घर में। खली चुनी जो सोयाबीन है, फली है, मिल सकती है जी। और पानी की हम बात करें जी, तो आहार में जैसे एक मान के चलिए कि अब बरसात का सीजन है और हमने जो आहार यानी खाना तो हमने साफ सुथरा दे दिया, एक नमी वाला खाना नहीं देना हमको। कई बार क्या होता है, हम लोग स्टोर कर लेते हैं तो उसमें पानी गिर जाता है और वो फंगस लग जाती, तो वो पेट को खराब कर देती है पशुओं के, तो वो भी, उससे भी बचना चाहिए। और साथ में पानी जो है स्वच्छ देना चाहिए, साफ पानी दीजिए। कोशिश करिए कि वो साफ सुथरा हो और पशु उसको बरसात के पानी में मिक्स ना हो, उससे बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ किसान भाई बासा खाना हमारे जानवरों को देते हैं, इस विषय में बताइए कुछ। जी, मैंने भी सुना है, मतलब गांव में उसको जूठन दे देते हैं, हाँ, सब्जी, खराब सब्जियां सितारा बोलते हैं, खासकर गाँव में कुछ लोग अलग अलग जगह अलग अलग बोलते होंगे। लेकिन ये चीजें से बचना चाहिए क्योंकि वो पेट में खराबी पैदा कर सकता है और दस्त भी लग सकता है। और आप कोशिश करें पशु किसान भाइयों कि अभी हरा चारा जो है साफ सुथरा फ्रेश खाना दीजिए, ताजा वाला काट के, और थोड़ी देर फैला लीजिए काट के उसको, तो उससे जो पानी है जो वो थोड़ा निकल जाएगा। मतलब उसमें क्या है, जो अधिक पानी की मात्रा वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और ऐसे ही सूखा चारा यानी भूसा मिक्स करके देंगे तो बढ़िया रहेगा। 60 और 40 का रेशो, मतलब आप अगर 10 किलो चारा दे रहे तो 6 किलो हरा चारा और 4 किलो सूखा चारा ऐसे बना के दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में पशुओं के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जी, किसान भाइयों, जैसा देखें कि ये जो मौसम है बीमारियों को भी बढ़ावा देता है जी। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो पशु निश्चित ही कहीं ना कहीं से संक्रमित हो सकता है। इसके पूर्व आप टीका लगवा लीजिए, जैसे खासकर जो बीमारी इस मौसम में हो सकती है, गलघोटू की बीमारी देखने को मिलती है, जिससे संबंधित पशु जो है उसके गले में सूजन आ जाती है और वो घर घर करके आवाज़ देता है। तो ये इसके लिए भी आप टीका लगवाइए। साथ में जो गीले कीचड़ विचड़ में होने के कारण खुर पका, मुंह पका, ये बीमारी भी संभावना देखने को मिलती है, तो उससे भी बचाव करना है। इसमें क्या होता है कि मुंह में छाले आ जाते हैं, लार टपकती रहती है संबंधित पशु की, और खुर में भी छाले आ जाते हैं, इसलिए खुर पका मुंह पका ये इसका नाम रखा बीमारी का। तो इन दोनों के टीके निकटतम पशु चिकित्सालय में उपलब्ध हैं और लग भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, और लग भी चुके होंगे। ज़्यादातर पशु में अभी लगने का काम चल रहा है। और इससे अगर जैसे मान लीजिए पशु संक्रमित है या कोई लक्षण आपको देखने को मिल रहा है, बुखार है, ये सब, तो संबंधित पशु को उस जो और भी पशु हैं उससे अलग रखें और उसकी देखभाल अलग रखें, उसके चारे आहार की व्यवस्था अलग रखें। तो इससे क्या है, वो बीमारी फैल नहीं पाएगी। इसके टीके भी उपलब्ध हैं, टीके लगाइए। साथ में इनके जो घाव है उसको आप पोटास के पानी से धो सकते हैं और समय समय पे पशु चिकित्सक की सलाह से इलाज करवा सकते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके विभाग की ओर से भी समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं, तो ऐसे शिविर अभी क्या लगाए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो है हमारे जो 1962 की सेवाएं उपलब्ध है किसान भाइयों के लिए जी। और शिविर की जो आप बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से समय समय पे लगाए जाते हैं। इसके पूर्व भी लगे हैं हर जगह, और शासन की जब भी निर्देश मिलते हैं तो लगाए जाते हैं। और 1962 की सेवा 1962 पे कॉल करके किसान भाई फ़ोन पे जो नाम मात्र शुल्क होता है घर पहुंच सेवा, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। गाय भैंस के लिए 150 रुपये का शुल्क रखा गया है। टोल फ्री नंबर है 1962, तो इसकी सेवा लेके वो अपने पशु का इलाज करा सकते हैं। टीकाकरण वगैरह संबंधित सारी जानकारी भी उपलब्ध रहती है। डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे किसान भाइयों को बरसात में पशुओं की देखभाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। राम राम किसान भाई।
किसान भाइयों, मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ थे जिला छिंदवाड़ा के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के पशु चिकित्सक एवं शल्यक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर जी, जिन्होंने के दिनों में पशुधन की देखभाल कैसे करना है इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी। और इनसे बात की मनीष गडकरी ने। और आइए सुनते हैं अब ये संदेश। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। और श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद आइए जुड़ते हैं एक छोटी सी नसीहत से। किसान भाइयों, इस समय हमारे जिले छिंदवाड़ा में अति वृष्टि की स्थिति बनी हुई है। हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से सोयाबीन, मक्का और धान जैसी फसलों पर की सुरक्षा पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। इसके लिए अपने खेतों में जल भराव न होने दें। जल भराव होने से कीटों के बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक है। किसान भाइयों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अतिवृष्टि के समय खेतों में सावधानी बरतने के लिए जल निकासी की आप खेत में अच्छी व्यवस्था बना के रखें। फसल को सहारा देना, फसल को कीटों और बीमारियों से बचाना आपको समय समय पर जरूरी है। और जरूरी है, नहीं तो बरसात के पानी में मिट्टी का बहुत नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, ज्यादा बारिश होने से या खेतों में बारिश का पानी भराव होने के कारण पौधे की जड़ें सड़ने लगती है। हाँ। और ये जो पत्तियां हैं पीली पड़ने लगती है। इससे पौधों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। बिल्कुल। और आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि खेतों पे जल निकासी की जाए। हाँ। जल भराव की स्थिति न बने। बिल्कुल। और किसान भाइयों, अब समय है आपसे विदा लेने का। तो हम तो यही कहेंगे, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।